नमस्कार, मैं शाहनवाज खान। सर्दियों ने भले ही दस्तक दे दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावी गर्मी है। कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई अन्य दल, टिकट वितरण का दौर जारी है। कुल मिलाकर चुनावी मौसम शबाब पर आता जा रहा है। इस चुनावी मौसम में चुनावी चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया और हमारे दूसरे मेहमान हैं कांग्रेस से प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा। मैं इन दोनों मेहमानों का आचरण न्यूज़ के स्टूडियो पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक तरफ हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, दूसरी तरफ हैं ब्रज गोपाल जी। हम इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं विधानसभा चुनाव के बारे में। सबसे पहला मेरा सवाल है, आप दोनों से ही मेरा सवाल है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं। कितनी सच्चाई है इन दावों में? पहले ब्रज गोपाल जी, आपसे मेरा सवाल, आप बताएं। देखिए शहनवाज जी, दो बातें हैं। आपने कहा कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो दावे तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और दावे हम इस आधार पर कर रहे हैं कि 2003 से लेकर 2023 तक और 2014 से लेकर 2023 तक केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश को बदला है। जिस हाल में 2003 का मध्य प्रदेश था कि बिजली, सड़क और पानी, हर चीज का अभाव, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसकी स्थिति बेहद खराब, तो इन सब दावों के साथ हम सरकार चुनाव में जा रहे हैं कि हमने मध्य प्रदेश के जो बीमारू राज्य था उसे विकसित राज्य बनाने का जो काम किया है, इसलिए जनता के पास हम जा रहे हैं कि वो एक बार पुनः हमें अवसर दें कि जिस विकसित मध्य प्रदेश को हमने बनाया है उसे आत्मनिर्भर और स्वर्णिम मध्य प्रदेश का बनाने का अवसर हमें प्रदान करें। दूसरी ओर जो आपने कहा कि हम दावे कर रहे हैं और कुछ लोग वादे कर रहे हैं, आपको याद होगा उन्होंने 2018 में भी वादे किए थे, 972 किए थे, इस बार 101 किए हैं। तो वादे करने में और दावे करने में बहुत फर्क होता है। और भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर कि 20 वर्षों में जो मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, मध्य प्रदेश पूरे भारत में जन कल्याण का एक अनूठा मॉडल प्रदेश बना है, उस आधार पर हम जनता के बीच जा रहे हैं कि जनता हमें एक बार पुनः अवसर देगी। और जहां तक हमारा विश्वास है कि जिन लोगों ने वादे कर कर कभी निभाए नहीं हैं, उनका साथ मध्य प्रदेश की जनता नहीं देगी, बल्कि उनका साथ देगी जिन्होंने वादे तो कम किए परंतु काम ज़्यादा करने का दावा कर रहे हैं। और हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश में 150 से अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। धर्मेंद्र जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं जनता के विश्वास पर दावे से कह सकता हूं, कमलनाथ जी पर जनता का जो विश्वास है और जनता ने उनके किए हुए कामों को देखा है, ये जनता का दावा है, जनता का विश्वास है कि मध्य प्रदेश में 150 से अधिक सीटें लेकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उसका मुख्य कारण है किस प्रकार से 18 साल में मध्य प्रदेश को शिवराज की सरकार ने भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटा है। 50% के कमीशन का खेल जो भाजपा के नेताओं ने पूरे मध्य प्रदेश में चलाया, उसे जनता ने देखा। अरे जनता तो छोड़िए साहब, इन्होंने तो भगवान को नहीं छोड़ा, बाबा महाकाल के कॉरिडोर तक में इन्होंने 50% कमीशन खाने का काम किया। ये बात कर रहे थे केंद्र की सरकार की। 10 साल हो गए मोदी जी को केंद्र में, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा कर कर मोदी जी सरकार में आए थे, लेकिन क्या हुआ रोजगार का? बहुत हुई महंगाई की मार। 400 का सिलेंडर साहब 1200 का हो गया। आप उस गरीब के घर जाकर पूछिए, महंगाई से जनता त्राई त्राई कर रही है। क्या हालत कर दी इनने मध्य प्रदेश की और देश की। आज मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी पर फिर से विश्वास जताया है और मैं अभी जन आक्रोश यात्रा में पूरा ग्वालियर चंबल संभाग घूम कर आया हूं। मैंने देखा है जनता कमलनाथ जी पर विश्वास कर रही है। जनता को विश्वास है कमलनाथ जी आएंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर की टंकी मिलेगी। जनता को विश्वास है कमलनाथ जी आएंगे, किसानों का कर्जा माफ होगा। जनता को विश्वास है कमलनाथ जी आएंगे, फिर से गौशालाएं बनेंगी और प्रत्येक मध्य प्रदेश वासी को 100 रुपये 100 यूनिट बिजली का बिल मिलेगा, 200 यूनिट बिजली का आधा बिल मिलेगा। ये विश्वास कमलनाथ जी का जनता के प्रति है और जनता ने मन बना लिया है। आप चले जाइए ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में चारों तरफ कांग्रेस की आंधी है। और मैं शहनवाज जी पूरे दावे के साथ आपसे कह रहा हूं, मैं ग्वालियर चंबल से आता हूं, ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में कम से कम हम 30 सीटों से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। ये आने वाले परिणाम में आपको देखने को मिलेगा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम फिर से पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। धर्मेंद्र जी, कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में भगदड़ सी मच गई है। कई बड़े नेता
जैसे हाल ही में आज ही एक बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या एक टिकट वितरण सही नहीं हो पा रहा है? क्या कारण मानते हैं आप इसका? शहनवाज जी, भगदड़ तो भाजपा में मची है। कांग्रेस में आपने एक दो नाम मुझे अभी नहीं गिना पाए, भाजपा में तो लंबी लिस्ट है। आज ही देखिए रसाल सिंह जी का कल इस्तीफा हुआ है लाहौर से। भाजपा में इस समय बड़ा सिर फटौगल है। अब आप देखिए, वो जयवंत सिंह पवैया जो पूरी जिंदगी सिंधिया परिवार को कोसते कोसते राजनीति करते रहे, आज कहाँ हैं? प्रभात झा जो कहते थे सिंधिया जी तो भूमाफिया हैं, कहाँ हैं? नरेंद्र सिंह जी का हाल आपको पता है। अभी ग्वालियर में अभय चौधरी नरेंद्र सिंह गुट से आते हैं, सबको पता है। जब वो जिलाध्यक्ष बने तो उनकी होर्डिंग बैनर पोस्टर में सिंधिया जी का नामो निशान तक नहीं था, फोटो नहीं था। और वही सेम स्थिति आपने देखा नरेंद्र सिंह जी के जन्मदिन पर, पूरे शहर में कहीं भी सिंधिया जी का फोटो नहीं था। तो भाजपा इस समय गुटबाजी और कई सारी गिरोह में बटकर काम कर रही है और ये आपसी इनका प्रतिद्वंद है। इस कारण इनके यहाँ भगदड़ मची हुई है। भाजपा के कई सारे वरिष्ठ नेता, मैं आपको नाम गिनाने लग जाऊंगा, वो मर्यादा के खिलाफ है, जो अभी लाइन में है, कांग्रेस आने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। कांग्रेस उनको ले नहीं रही है। ये हालत है भाजपा में। आप भाजपा के नेताओं से पूछिए इनकी गुटबाजी का ये कैसे सामना करेंगे। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी से और बीजेपी कांग्रेस से अपना मुकाबला मान रही है और इस चुनावी मैदान में अन्य पार्टियां भी चुनावी मैदान में हैं, तो किस तरीके से देखते हैं ब्रज गोपाल जी इसको? क्या इससे असर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए मैं आपको कुछ बातें व्यवस्थित रूप से बता दूं। जी, आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं, तो आपको याद है कि उनके नेता तो केवल जेलों के और अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, उनका आवागमन वहाँ है। तो मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई संभावनाएं हैं। अब रहे दो दल, यहाँ पारंपरिक रूप से दो दल, एक बहुजन समाज पार्टी और एक समाजवादी पार्टी, परंतु एक क्षेत्र विशेष तक उनकी सीमा है कि ग्वालियर चंबल संभाग, वहाँ सतना रीवा का कुछ हिस्सा, तो यहाँ तक उनकी सीमाएं हैं। परंतु मध्य प्रदेश में जैसे हम पिछले रिजल्ट की भी बात करेंगे तो दोनों दल मिलाकर 3 सीट लेने में कामयाब हो पाए थे। तो हम नहीं मानते हैं कि वो कोई चुनौती है, परंतु राजनीति में हम किसी को कमतर भी नहीं आंकना चाहते। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि हम अपने काम करें, उन कामों के आधार पर जनता के बीच में जाएं। और लोकतंत्र महापर्व है, ये परीक्षा है। जो राजनीतिक दल 5 वर्ष तक करते हैं उनकी परीक्षा है। जो राजनीतिक दलों का जैसा इतिहास है उसके अनुसार बात करते हैं। अभी हमारे मित्र धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि किसके इस्तीफे हुए किसके नहीं हुए। एक बड़ा विचित्र बात मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस की जो संस्कृति है वो व्यक्तियों पर आधारित है, परिवारों पर आधारित है। तो इसलिए कांग्रेस प्रवक्ताओं से जब भी आप सुनेंगे तो व्यक्तियों की बात सुनेंगे, परिवारों की बात सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी, हम हमेशा कहते हैं हम राजनीतिक दल केवल विचारधारा और कार्यकर्ता आधारित हैं। जो हमारे विचार को स्वीकार करे वो हमें स्वीकार है, और जो हमारे विचार को अस्वीकार करे उसके लिए दूसरे बहुत सारे दल हैं। कई लोगों के बारे में बात हो रही थी, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में कहीं से वाया होकर आए थे, कोई बहुजन समाज पार्टी से आया था, कहीं से आया था, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। परंतु प्रश्न एक बहुत गंभीर है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बता रही है कि हमने 2003 से लेकर 2023 तक किया क्या क्या। 15 महीने आप धोखे से सरकार में आ गए, वो भी छल की सरकार हम मानते हैं आपकी। और छल की इसलिए कि जनता की सरकार थी लोहा जी, बिल्कुल छल की सरकार। मैं आपको बताता छल से सरकार धर्मेंद्र जी सुन लेंगे। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बनी हुई सरकार नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपसे कह रहा हूँ, जनता ने वोटों से सरकार और आप अपनी पूरी बात रख लें, उसका उत्तर भी सुन लें। उस कारण से मध्य प्रदेश की जनता में धर्मेंद्र जी आपकी बात हो गई ना, उसी का जवाब आपको मध्य प्रदेश की जनता देने वाली है। उसी का जवाब दे रहा हूँ। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये भ्रम दिमाग से निकाल दें कि 2018 में जनता ने कांग्रेस को चुना था। 48 आप जनता के वोटों का अपमान कर। अरे अब आप पहले सुन लें पूरी बात। 48,194 मत तब भी आपको भारतीय जनता पार्टी से कम मिले थे। तकनीकी रूप से आपको सीटें ज्यादा मिली थी। हमने संवैधानिक लोकतंत्र की मर्यादा का पालन, एक मिनट में भले ही 1 वोट से जीता हो, वो जीता हुआ माना जाता है। लोकतंत्र में आपकी बात पूरी कह लें, फिर आप बीच में ना अधिक होता है, आप पूरी बात बनती है, और आप जनता की चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं यहाँ बैठकर। अब आप पूरी बात सुन लेंगे। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आपसे अधिक मत दिए। आपके पास विधायक किसके ज्यादा थे और सरकार किसकी बनी थी? और प्रश्न रख लें आप, फिर उसके बाद ही उत्तर दूंगा, क्योंकि बीच में मैं इंटरप्ट आपको नहीं कर रहा। तो देखिए डिबेट की एक मर्यादा है, आप और हमें उसका पालन कर। देखिए
भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत स्वीकार किया। 11 दिसंबर को मतगणना रात्रि में समाप्त हुई थी और 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा देने चले गए थे और बहुमत कांग्रेस के पास भी नहीं था। जिस तरह सरकार आपने बनाई थी हम भी बना सकते थे, परंतु हम सरकार में थे, हमने ये माना कि जनादेश हमारे पक्ष में नहीं है, हमने सरकार से बाहर होने का निर्णय किया। परंतु आप जिन वादों के साथ आए थे कि 2 लाख तक का कर्ज 10 दिन में माफ करेंगे, क्या मध्य प्रदेश में हुआ? आपने कहा था कि 4,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारों को देंगे, क्या मध्य प्रदेश में किसी बेरोजगार को मिला? आपने कहा था स्वसहायता समूहों के माध्यम से हम 1 लाख तक की कर्ज माफी करेंगे, क्या हुई? आपने कहा था कि हम कन्यादान योजना में 51,000 रुपए प्रति माह देंगे, परंतु केवल कागजों पर जो हुआ और इसके बाद जो हुआ, लाल नीला हरा गुलाबी फार्म पकड़ा दिया गया उन किसानों को और उन बेटियों को। इन माध्यमों से आपने जो झूठ बोला वो वही आपके पतन का कारण बना। और कांग्रेस की सरकार किसी के कारण नहीं गिरी, कमलनाथ जी के दंभ और अहंकार के कारण गिरी है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि जिसे सड़क पर आना है वो सड़क पर आ जाए, परंतु वो तो सड़क पर नहीं आए, कमलनाथ जी और उनकी सरकार सड़क पर आ गई। और ये दंभ कमलनाथ जी में आज भी दिखाई दे रहा है कि छिंदवाड़ा की सीटें वो घोषित करेंगे। आपको वो दंभ दिखाई दे रहा है, कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के फाड़ो। तो ये जो दंभ है राजनीति में, बात हो गई जी बिल्कुल, बिल्कुल दीजिए। जैसे कि लोहा जी ने कहा कि इन्होंने उस समय सरकार नहीं बनाई। अरे साहब, आपने तो जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया जिस समय जनता कोरोना से परेशान थी, कोरोना मध्य प्रदेश में फैल रहा था, उस समय आपने सरकार गिराने का कुकृत्य किया और संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया। दूसरी बात, आपने कहा दंभ की बात करते हैं आप, आपने जनता को क्या दिया 18 साल में? भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश, बेरोजगारी का क्या हाल है? 3 साल में आपने 21 लोगों को सरकारी नौकरी दी है। पटवारी की परीक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, व्यापम घोटाला, इतने सारे घोटाले। अरे इसको छोड़िए, कारम डैम 1 साल पहले जो डैम बनता है 1 साल बाद जरा सी बरसात में वो डैम फूट जाता है और उसके बाद उसी के ठेकेदार को आप फिर से ठेका दे देते हैं। अभी बात मेरी समाप्त नहीं हुई, आगे सुनिए। आपके कुकृत्य यहां नहीं रुके, आपने भ्रष्टाचार से भगवान को भी लूटा और जनता को भी लूटा और उसके बाद आप जनमत की बात कर रहे हैं। आपने कौन से जनमत का अपमान नहीं किया, आप बताइए। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो कांग्रेस के सिंबल पर जीते, पंजे पर जो चुनाव जीते और वो दल बदल कर पैसों के खातिर बिक कर भाजपा में चले गए, उसको आप राजनीतिक सूचना की मर्यादा की बात कहेंगे? धर्मेंद्र जी, ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? आपके क्रमवार प्रश्नों का उत्तर दे ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है। दूसरी बात, मैं भाजपा के मित्र से पूछना चाहूंगा, शिवराज सिंह जी की सरकार को 18 साल हो गए केंद्र में, आज भी मध्य प्रदेश का युवा रोजगार के लिए सड़कों पर क्यों भटक रहा है? आज मध्य प्रदेश महंगाई चरम पर क्यों है? आज हमारी गौ माता जिसके नाम पर भाजपा ने सदैव राजनीति की, वो सड़कों पर क्यों है? और ये ग्वालियर शहर जो किसी जमाने में मध्य प्रदेश के टॉप 4 शहरों में शुमार था, आज पिछड़ा हुआ क्यों है? इसका जवाब दे देता हूं। पूरे आपके बिंदुवार आपने प्रश्न करे, मैं बिंदुवार जवाब दूंगा। आपको याद है कि ये कारम डैम का काम 2018 से 2020 तक की कमलनाथ की सरकार में सर्वाधिक इसमें काम हुआ है। उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का पूरे प्रश्न का उत्तर, उसी को फिर से ठेका दे दिया। मेरी बात, अगर आप प्रश्न और उत्तर दोनों आप ही करेंगे तो मेरी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। मैं आपको बड़ी गंभीरता से सबके उत्तर दूंगा। अब आपका एक प्रश्न और था, आपने कहा कि कोविड के दौरान ये सरकार बदली गई, उसको भी आपको जस्टिफाई कर दूं। कोविड के दौरान पूरा महीना 23 मार्च को माननीय कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया है। 23 मार्च के पहले का पूरा माह देख लें कि मध्य प्रदेश में एक बेड के लिए काम नहीं हुआ, दवाओं के लिए काम नहीं हुआ, अस्पतालों में काम नहीं हुआ। और काम क्या हो रहे थे वो भी आपको बताता हूं। 15 मार्च की आधी रात को जो सरकार अल्पमत में आ चुकी थी, वो सरकार मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को हटा रही थी। वो मध्य प्रदेश झूठ बोलने का नहीं, एक भी बात नहीं। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे, आप तो बोलते जाएं, झूठ बोला, आप पूरे प्रश्न कर दें, मैं एक साथ जवाब दूंगा, मगर आप बीच में ना बोलें। किसी मंत्री ने, आप मुझे बताइए, आप एक प्रतिष्ठित चैनल पर बैठे हैं, विधानसभा के पटल पर स्वीकार किया कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। अब आप और उसमें सुनिए, शिवराज सिंह जी के परिवार के लोग शामिल हैं, प्रहलाद पटेल के परिवार के लोग शामिल हैं, कमल पटेल के परिवार के लोग शामिल हैं। उनसे जाकर पूछिए कर्जा माफ हुआ कि नहीं। और आप अपने
आपके प्रश्न जब रुक जाए फिर वीडियो निकाल लीजिए। धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, आपने पहला झूठ बोलने का काम किया। धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, एक मिनट, अगर आप एक मिनट आप एक प्रश्न करिए, उसका उत्तर सुनिए। मध्य प्रदेश मेरी एक मिनट मिला, कमलनाथ जी ने वादा किया था वो निभाया। दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, शुद्ध के लिए युद्ध हमने किया, हमने भूमाफियाओं पर काम करने का काम किया। धर्मेंद्र जी आप मेरी 7 साल की सरकार एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, मैं एक मिनट उसका जवाब दे। एक मिनट, आप सरकार जनता ने 5 साल के लिए चुनी थी, आप 5 साल सरकार चलने दें। धर्मेंद्र जी आपको भी मौका मिलेगा, एक मिनट धर्मेंद्र जी एक मिनट, ब्रज गोपाल जी की बात सुन ले आप एक मिनट में बैठकर अगर हम संवाद कर रहे हैं तो इस संवाद का मतलब ये थोड़ी मैं आपका झूठ सुनूं। नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप प्रश्नों की श्रृंखला बंद ना करें। और मैं आपको चुनौती पूर्वक कहता हूं, आपके सारे 100 प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, मैं वो भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, उत्तर दे मैं आपके पूरे करूंगा अगर आप शांति से सुनेंगे। नहीं तो मैं किसी प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, हम जनता के प्रति राजनीतिक उत्तरदायी राजनीतिक दल हैं, हम व्यक्तियों के प्रति नहीं हैं, हम परिवारों के प्रति नहीं हैं। मैं फिर से आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं, जहां मेरी बात रुकी थी, 15 और 16 मार्च की आधी रात को अल्पमत की सरकार मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बदल रही थी, मध्य प्रदेश का डीजीपी बदल रही थी, शोभा ओझा को और जेपी धनोपिया को आयोगों के अध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे थे। उस समय आपको मध्य प्रदेश की जनता की यह चिंता नहीं थी कि कोविड सामने दस्तक दे रहा है। और बताता हूं आपको, अभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि मध्य प्रदेश में क्या विकास के काम हुए। आपने 2003 में जो हमें मध्य प्रदेश दिया था, 2900 मेगावाट मध्य प्रदेश का बिजली उत्पादन था, जो आज 29,000 मेगावाट है। जो प्रदेश अंधकार में डूबा था, उस प्रदेश में की बिजली से आज दिल्ली की मेट्रो चलती है। ये सत्य है, इसके लिए तथ्य की आवश्यकता नहीं है, ये सत्य है, निर्विवाद है। और बताता हूं आपको, मध्य प्रदेश में सिर्फ 60,000 किलोमीटर सड़कें थी 2003 तक, आज 5,10,000 किलोमीटर सड़कें हैं, और वो 60,000 किलोमीटर भी गड्ढे वाली सड़कें। आज मध्य प्रदेश शानदार सड़कों का नेटवर्क रखता है। और बताता हूं, 2-4 बातें और सुन लीजिए। अभी एक बात और आपसे कहता हूं, एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी, हमने लाडली बहना लाए, लाडली लक्ष्मी लाए, हमने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लेकर आए, हमने किसानों को 6,000 रुपए तक की राशि पहुंचाने का काम किया, हमने जितने काम किए वो हम जनता को बता रहे हैं। आपसे भी एक विनम्र आग्रह करता हूं, 10 वर्ष दिग्विजय सिंह की सरकार का एक काम बताइए, और जो 15 महीने की सरकार की आप चर्चा कर रहे हैं उसका भी सत्य सुन लीजिए। अब आप सुने, एक मिनट, एक सेकंड, आपकी बात पूरी करके आपको पूरा अवसर दूंगा। उसको समझ लीजिए कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, परंतु उसकी जगह जैकलीन की कमर में हाथ डालकर फोटो खींचने का काम हुआ। आपने ये वादा किया कि मध्य प्रदेश में हम अवैध खनन को रोकेंगे, माफियाओं को समाप्त करेंगे, परंतु मैं नहीं कह रहा हूं, आपके मंत्री वन मंत्री उमंग सिंगार ने कहा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया दिग्विजय सिंह है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सरकार के मंत्री और आज के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने सदन में यह कहा कि हमें जनता से माफी मांगना चाहिए कि हम अवैध रेत के उत्खनन को नहीं रोक सके। और सुन लीजिए, आपके मंत्री लखन घनघोरिया ने सदन में यह कहा कि हमने कागज पर तो 51,000 कन्यादान के योजना के पैसे कर दिए, मगर हम एक बेटी को भी नहीं दे पाए। तो वादे करके भूल जाने वाले लोग आप हैं, और हम बिना वादे किए देने वाले लोग हैं। हाँ बिल्कुल रखिए। अब आपने कितना सरासर झूठ बोला, आप देखिए, आपने इतनी सारी बातें गिनाई। मैं अपने भाजपा के मित्र से पूछना चाहूंगा, 2003 के बाद जब से शिवराज सरकार आई, एक कोई नया बिजली का नया संयंत्र लगाया हो तो मेरे भाजपा के मित्र बताएं। कोई, पहले सुन लीजिए, बताऊंगा, कोई नया डैम बनाया हो। ये सारे डैम जिससे आज बिजली उत्पादन हो रहा है, ये तो दिग्विजय सिंह जी ने बनाए। आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं, ये तो स्वीकार करिए, उनके बनाए हुए डैमों के कारण आज मध्य प्रदेश को बिजली मिल रही है। और आपने बोला दिल्ली में बिजली हम दे रहे हैं। अरे साहब, मध्य प्रदेश में बिजली ज्यादा उत्पाद हो रही है और दिल्ली को बिजली सस्ती बेच रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। या महंगी बिजली देकर आप जनता की गाड़ी कमाई और उसकी जेब में डाका डालने का काम कर रहे हैं। ये आपको माफी मांगनी पड़ेगी अभी चुनाव में, जनता को जवाब देना पड़ेगा कि आप ये बताइए मध्य प्रदेश की जनता से आपकी क्या दुश्मनी है। दिल्ली को आप बिजली सस्ती दे रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता को महंगी बिजली दे रहे हैं। दूसरी बात आपने अभी कहा किसानों की कर्ज माफी, अरे आपके कृषि मंत्री स्वीकार कर रहा है, उसको आप क्या कहेंगे। दूसरा, सबसे पहले कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते ही किसानों की कर्ज माफी की फाइल को साइन करने का काम किया। आपने जनमत की चुनी हुई सरकार को 5 साल चलने नहीं दिया। फिर आप सड़कों की बात करते हैं। आज सड़कों में किस प्रकार का कमीशन खोरी चल रही है, कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। आप मुझे बताइए, ग्वालियर के पास में स्योड़ा है,
सिहोड़ा में अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल आज भी खड़ा हुआ है और शिवराज सिंह की सरकार द्वारा बनाया हुआ पुल 2020 में जरा सी पानी की बरसात में बह गया। आपके भ्रष्टाचार के द्वारा निर्मित पुल पुलिया, आप चले जाइए ग्वालियर चंबल संभाग के सराउंडिंग एरिया में 6 पुल जरा से पानी में 2020 में ढह गए। ये आपके भ्रष्टाचार का प्रमाण है जीता जागता। उस प्रमाण को साक्ष्य की जरूरत नहीं है, आप जाकर देख लीजिए, सिहोड़ा आपके पास में ही है। और आप अगर नहीं जा सकते तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाकर लाता हूं शिवराज सिंह के भ्रष्टाचार के जीते जागते उदाहरण। आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, ग्वालियर को देख लीजिए। आपने ग्वालियर में क्या कारण है रोपवे नहीं बना? आपके तत्कालिक सांसद जो मेयर बने महापौर विवेक नारायण सिजबल, उन्होंने रोपवे का उद्घाटन किया, एक बार नहीं 2 बार किया। आज भी ग्वालियर में रोपवे नहीं बना। क्या कारण है साहब? 2006 में चंबल से पानी लाने की आपके झूठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घोषणा की और आज भी ग्वालियर चंबल से पानी का इंतजार कर रहा है, चंबल से पानी नहीं आया। अच्छा साहब एक बात बताइए, वो स्वर्ण रेखा नाले में जो नाव चलनी थी 600 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो गया, आज भी वो स्वर्ण रेखा नाला गंदगी से भरा हुआ है। ये सब जनता ग्वालियर की भ्रष्टाचार को आपको जवाब देना पड़ेगा, ग्वालियर की जनता को। और ये ग्वालियर में आपने भ्रष्टाचार किया है। दूसरा भ्रष्टाचार आपका देखिए, आज ग्वालियर में चारों तरफ आप चले जाइए सड़कें खुदी हुई हैं, लेकिन ग्वालियर की सड़कों के लिए बजट नहीं आ रहा। आप ग्वालियर की सड़कों पर चले जाइए, गुड़ागुड़ी के नाके पर चले जाइए, ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, यहाँ से पास में ही है। कंपू से लेकर गुड़ागुड़ी के नाके से आप निकल जाइए, चलना दूभर हो जाएगा। आप भौड़ापुर चले जाइए, आप उधर न जाते हुए 20 शहर में चले जाइए, दाल बाजार चले जाइए, लोहिया बाजार चले जाइए, सड़कों की हालत दिख जाएगी आपको। ब्रज गोपाल जी, मेरा एक सवाल है। मध्य प्रदेश भारी भरकम कर्ज में डूबा हुआ है जी। और शिवराज जी ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है जी। ब्रज किशोर जी, अगर आपकी सरकार दोबारा सत्ता में आती है, इस कर्ज को आप कैसे चुकाएंगे? इसका कोई ब्लूप्रिंट आपके पास है? देखिए, पहले तो मैं आपको 2 बातें बड़ी स्पष्ट कर दूं। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है और इस तरह की कोशिश ये लेफ्ट लिबरल गिरोह जो है वो हमेशा से करता आया है, कोई आज की बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल जस्टिफाइड रूप से सब बातें बताऊंगा। 2003 में मध्य प्रदेश पर 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और मध्य प्रदेश का बजट 23,100 करोड़ रुपए का था 2003 में। ये आंकड़े की बात है। आज मध्य प्रदेश का बजट 3,14,000 करोड़ रुपए है और मध्य प्रदेश का कर्ज 3 लाख करोड़ रुपए है। एक बात। दूसरी, मध्य प्रदेश 2003 में 23.2% पार्ट अपने राजस्व का खर्च करता था ब्याज की अदायगी में, आज करता है 16.8%। यानी ब्याज के भुगतान में हमारा बजट ज़्यादा संतुलित है। एक बात और बताता हूँ, ये मध्य प्रदेश में ये कहने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश से 1 करोड़ कम आबादी का राजस्थान है, वहाँ 6 लाख करोड़ का कर्ज है। प्रति व्यक्ति कर्ज वहाँ 87,000 पर पहुँच चुका है। यदि कर्ज मध्य प्रदेश में ठीक नहीं है तो क्या राजस्थान में ठीक है? एक बात और बताता हूँ, पंजाब में 2 करोड़ 50 लाख आबादी है और 5,85,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। मैं एक बात फिर से कहता हूं, कर्ज कभी भी बुरा नहीं है यदि आप चुकाने की स्थिति में है तो, परंतु यदि आप चुकाने की स्थिति में नहीं है तो हमेशा खराब है। मैं आपको एक बात और बताता हूं, दिग्विजय सिंह की सरकार में सदा वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं हो पाता था, उसके कारण चेक बाउंस होते थे, सरकार ओवरड्राफ्ट होती थी। परंतु पिछले 18 सालों में वर्तमान का हिसाब मांग रही है। आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं साहब, 18 साल की सरकार में क्या किया इसका हिसाब दो। अभी 18-19 साल से आपकी सरकार थी प्रदेश में, 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार थी, इसका हिसाब दो। अरे कब तक भूत को कोसेंगे? वर्तमान की और भविष्य की बात करिए। अब जनता अपने भविष्य की और वर्तमान की बात करने की आपसे चाह रही है, लेकिन आप चर्चा करना नहीं चाहते क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि आपने कुछ काम नहीं किया। आपने जनता को ठगने का काम किया। आपने जनता आज आप कितना भी कुछ कहे, मैं आपकी किसी बात को बीच में नहीं रोकूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, डिबेट की एक मर्यादा होती है, मैं उसका पालन करूंगा। मैं पहली बार इस स्टूडियो में कर रहा हूं, मैं बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। मैं एक बात बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि हम हर चीज का हिसाब देने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार देश की सरकारों में और राजनीतिक दलों में दुनिया की एकमात्र सरकार है जिसका रिपोर्ट कार्ड जारी किया है हमने कि 2003 से 2018 तक क्या परिवर्तन आए, 18 से 20 में क्या नुकसान हुआ देश को, और 2023 में हम मध्य प्रदेश को कहां लेकर गए। एक बात और आपसे कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करिए। रिपोर्ट कार्ड इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि जिस जनता ने आपको चुनकर बनाया था, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि राजतंत्र में आप राजा के बेटे हैं तो राजा बनेंगे। ये लोकतंत्र है, जनता जिसे चुनेगी
मिलेगी वो नेता बनेगा। जो आपकी पार्टी का सिद्धांत है वो ये कहता है कि नेता पेट से पैदा लोकतंत्र देने का काम भी तो कांग्रेस ने किया लोहा जी। ये लोकतंत्र हमने दिया, इस लोकतंत्र को सजो के हमने रखा। यही कारण है कि आज जैसा कि आपने बताया, आप किसी प्रश्न का उत्तर, प्रधानमंत्री आप सही जगह पे आ रहे हैं। हर आदमी, धर्मेंद्र जी सुनिए, धर्मेंद्र जी अब नहीं सुनूंगा, अब नहीं सुनूंगा। और मैं फिर से कहता हूं, मैंने डिबेट की मर्यादा का पूरा पालन किया और इतना पालन नहीं करेगा कोई। मैं आपसे फिर कहता हूं, अब लोकतंत्र पर चर्चा करिए, लोकतंत्र पर चर्चा करिए। नेहरू ने लोकतंत्र को मारा, इंदिरा ने लोकतंत्र को मारा। अरे 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी लगाने वाले लोग आज ये कहते हैं कि हमने लोकतंत्र बचाया। जिन्होंने संविधान को सस्पेंड कर दिया, जिन्होंने देश के पूरे नेताओं को जेल में डाल दिया, मीडिया पर बैन किया, वो कहते हैं कि हमने लोकतंत्र बचाया। जो आज तक नेहरू गांधी खानदान के घर के चौखट तक कांग्रेस पार्टी को नहीं ले पाए, वो लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप एक मिनट टॉपिक चेंज कर दे, एक मिनट। धर्मेंद्र जी मेरा एक सवाल है आपसे। कांग्रेस के वचन पत्र पर बीजेपी सवाल उठा रही है। भाजपा का कहना है कि ये जनता के साथ छलावा है, कांग्रेस ने पहले भी अपने वचन पूरे नहीं किया। अब क्या करेगी धर्मेंद्र जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जनता जानती है जनता के साथ छलावा पिछले 18-19 साल से शिवराज सिंह जी की सरकार मध्य प्रदेश में करती आ रही है और 10 साल से केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार कर रही है। कैसे कर रही है आप बताइए? क्या हालत है रोजगार की? महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, बच्चियों पर अत्याचार में नंबर 1, सर्वाधिक महिलाएं और बच्चियां मध्य प्रदेश से गायब हुई हैं। और रोजगार की तो इनसे पूछिए, महंगाई का क्या हालत है देश में और प्रदेश में। मोदी जी ने कहा था हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दे पाए क्या? महंगाई कम करेंगे, कर पाएगा? लेकिन कमलनाथ जी ने जो कहा था वो किया। 2018 में कमलनाथ जी ने कहा मेरी सरकार बनते ही सबसे पहले मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा। उन्होंने किया, लेकिन आपने सरकार नहीं चलने दी। तो जनता ने यह देखा है कि उनके जनमत से बनी हुई सरकार को आपने बीच में गिरा दिया। अब जनता कमलनाथ जी के इस वचन पत्र पर विश्वास इसलिए कर रही है कि उन्होंने कहा है 25 लाख तक के स्वास्थ्य बीमे की बात हम की है और हम उसको पूरा करेंगे। उन्होंने कहा है हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। उन्होंने कहा है हम नारी सम्मान में अपनी माताएं बहनों को 1500 रुपये देंगे। उन्होंने कहा है कि हम दिव्यांगों को 3000 रुपये देंगे। उन्होंने कहा हम गाय जो हमारी माता है बेचारी आज सड़कों पर भटक रही है, उसके गोबर को 2 रुपये किलो खरीदने का काम करेंगे, जिससे उसके पालन और लालन में कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने कहा है हम किसानों को 5 हॉर्स पावर की बिजली मुफ्त देंगे। उन्होंने कहा है प्रत्येक परिवार को बिना किसी भेदभाव के 100 यूनिट तक का बिल माफ करेंगे और 200 यूनिट तक का बिल आधा करेंगे। उन्होंने इतनी सारी जनता की जनहितैषी वादे और जनहितैषी वचन दिए हैं, वो पूरा करने का काम करेंगे और उनकी बात पर जनता को विश्वास है, क्योंकि उन्होंने 1.25 साल की सरकार में करके दिखाया। शिवराज सिंह जी की तरह नहीं कि 18 साल तक सरकार में कुछ नहीं किया और चुनाव के जैसे ही 2-3 महीने आए लाडली बहना याद आ गई। अरे लाडली बहना आपको 18 साल में याद नहीं आई? हम लोग आपको शहनवाज जी जिम्मेदारी से कहते हैं, जो वचन कांग्रेस पार्टी ने किए सरकार बनते ही हम उन पर काम करना शुरू कर देंगे और 5 साल के अंदर अंदर उन वचनों को पूरा करने का काम करेंगे। ब्रजगोपाल जी, अक्सर कांग्रेस पर वंशवाद के आरोप लगते हैं और वंशवाद की बेल भाजपा पर भी चढ़ गई है। भाजपा ने इस बार सावधानी बरती है, नेता पुत्रों के टिकट काट दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने अपने बेटों को टिकट दिला दिए हैं। इस बारे में ब्रज किशोर जी क्या कहना है आप? एक बात आप समझ लीजिए कि वंशवाद किसे कहते हैं। मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बन सकता है, ये वंशवाद है। प्रधानमंत्री पार्टी के अध्यक्ष का बेटा ही पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, ये वंशवाद है। और वंशवाद का एक नया अवतार कल देखने मिला मध्य प्रदेश की जनता को, जब ये कह दिया गया कि छिंदवाड़ा जिले की 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पहले नकुल नाथ करेंगे, इसके बाद पार्टी करेगी। ये वंशवाद की पराकाष्ठा है। वंशवाद किसे कहते हैं मैं बताता हूं। नेहरू गांधी खानदान का बच्चा या तो प्रधानमंत्री बनेगा या कुछ नहीं बनेगा। नेहरू गांधी खानदान की मर्जी से पार्टी चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। जैसी मर्जी आएगी वैसी चलेगी। आप देखिएगा, मैं आपको फिर कहता हूं, जिस तरह से महिमा मंडन किया जाता है। परंतु एक बात और मैं कहता हूं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने राजनीतिक क्षमताओं से राजनीति में अपना मुकाम बनाया, हम उनका कभी विरोध नहीं करते। छिंदवाड़ा में आप मुझे एक बात बता दीजिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो केवल ये बता दे कि 2018-19 के पहले कोई नकुल नाथ का राजनीतिक पहचान हो? नहीं है। मैं लक्ष्मण सिंह को वंशवाद नहीं मानता। मैं फिर से कहता हूं, इन बातों में आप में ईमानदारी होना चाहिए, राजनीति में ईमानदारी होना चाहिए, क्योंकि उनके निर्णय अपने होते हैं, उनके निर्णय निजी होते हैं। परंतु
आपने वंशवाद की वो बेल मध्य प्रदेश में बोने का काम किया कि आज उस दिग्विजय सिंह जी के परिवार में भतीजा भी होगा, भांजा भी होगा, बेटा भी होगा और इसके बाहर पार्टी कहीं नहीं जाएगी। और एक बात मैं फिर से कहता हूं, सबको चिंता अपने अपने वंश को सेट करने की है। केवल इस मध्य प्रदेश और देश की आम जनता के बच्चे बच्चियों को सेट करने की चिंता भारतीय जनता पार्टी, शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और यही दुर्भाग्य है कि वंशवाद किसे कहते हैं वो ये भी भूल जाते हैं कि वंश की जो एक और आपको जब बात करता हूं, अभी भैया ने एक प्रश्न और किया था धर्मेंद्र जी ने, वो आप एक बात को गंभीरता से समझ लीजिए। मैं बार बार सभी कांग्रेस के मित्रों से ये प्रश्न करता हूं, हमें गाली देने के बजाय अपना काम भी तो थोड़ा सा दिखाइए। यदि हमने मध्य प्रदेश में काम नहीं किया था, और अभी उन्होंने जिक्र किया कि हमने बांध बनाए थे, उनकी सच्चाई आपके माध्यम से पहुंच जाए अगर जनता तक। 1964 में इसका नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण बना और उसमें जिन लोगों ने उन्हें बनने नहीं दिया उन लोगों के नाम सुन लीजिए। वही मेघा पाटकर, वही अरुंधति राय, वही पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह जिसने बनने नहीं दिया। और हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो योजना पूरी हुई और उसके बाद सरदार सरोवर बना। और बताता हूं आपका ओंकारेश्वर पुनासा डैम आपको नहीं मालूम है धर्मेंद्र जी, मैं आपसे फिर कहता हूं, अरे यहाँ क्या क्या नहीं हुआ। मेघा पाटकर, अरुंधति राय से आपने करवाया। हम तो ये भी आरोप लगाते हैं कि सब कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा था। और आपने मध्य प्रदेश के किसानों को पानी से परेशान रखा, मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली से परेशान रखा। नहीं, मैं समझता हूं कि अब समय समाप्त हो रहा होगा, परंतु मैं आपसे फिर कहता हूं, प्रश्न करने के पहले एक बार उत्तर जरूर सोचिए। एक उंगली उठाने के पहले ये जरूर सोचिए कि 3 आपकी तरफ उठी हुई हैं, उनका जवाब आप पर होना चाहिए। 18 साल का हिसाब रोज जनता के बीच में जोर जोर से दे रहे हैं, परंतु क्या 56 साल का हिसाब कांग्रेस पार्टी कभी देगी कि किस तरह इसके देश के गर्व को नष्ट करने का काम किया, किस तरह लोकतंत्र समाप्त करने का काम किया। और संविधान की दुहाई देने वालों ने देश के संविधान को बीच में रोक दिया। 19 माह 25 जून 1975 की आधी रात को जो लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, और जो लोग आज जिन्हें गद्दार कह रहे हैं। ब्रज गोपाल जी, छोटा सा ही सवाल था मेरा, बहुत लंबा आपने खींच दिया। मैं धर्मेंद्र जी से और जानना चाहूंगा इसी सवाल का जवाब। जी धर्मेंद्र जी बताइए। जैसा कि क्या क्वालिटी है वो बीसीसीआई के सचिव हैं, अमित शाह के बेटे हैं, केवल इसीलिए ना ये वंशवाद दिखाई नहीं देता है इनको। बताइए, राजनाथ सिंह के बेटे में क्या क्वालिटी है, ये वंशवाद नहीं दिखाई देता आपको? वंशवाद की बात करते हैं, वसुंधरा राजे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत सारे वंशवाद के आपके यहाँ इतने सारे लोग हैं, वो दिखाई नहीं देता? अरे साहब, आप वंशवाद की क्यों झूठी बातें करती? पूरी भाजपा वंशवाद से चल रही है आज की डेट में। तो आप मुझे बताइए, हमारे दो के अलावा भाजपा में किसी और की चल रही है? संघ के अलावा आप बता सकते हैं? अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? सुन लीजिए, या ये बताइए, सुन लीजिए, आपके यहाँ प्रश्न कर दिया, उत्तर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री के कितने? अरे मैं आपसे फिर बताऊं, आपने प्रश्न कर दिया। हम दो हमारे दो कहा ना आपने? एक मिनट सुन लीजिए, हमारे दो की अरे सुन लीजिए मेरे भाई। अरे आपको कोई ऐसा प्रवक्ता नहीं मिलेगा, अरे आपको कोई प्रवक्ता नहीं मिलेगा तो पूरे देश को चला रहे हैं। ब्रज गोपाल जी, सवाल जवाब पूरा हो जाने दीजिए उनका। करती है और प्रश्न आते हैं ना, जवाब कहाँ आता है? सुन नहीं सकते ना, प्रश्न आते हैं ना, जवाब कहाँ आता है? और यदि आप प्रश्न करेंगे, देखिए एक बात को समझ लीजिए, या तो आप उत्तर दीजिए, या तो आप उत्तर दीजिए। बिल्कुल मैं आपसे रुक जाओ। एक मिनट धर्मेंद्र जी की बात तो खत्म होने दीजिए ब्रज गोपाल जी। अरे कितनी देर चलेगी? प्रश्न करके उत्तर लेना पड़ेगा। आप अगर प्रश्न करेंगे तो मैं प्रश्न नहीं करता हूँ, मैं प्रश्न नहीं करता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, यदि किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते, लेकिन अपने मित्र अडानी का कर्जा माफ कर सकते हैं। ये जनता को फायदा नहीं दे सकते, लेकिन अपने मित्र अंबानी को फायदा दे सकते हैं, क्योंकि जनता की सरकार नहीं चलाने में विश्वास रखते। ये तो उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाते हैं। आपकी बात पूरी हो गई ना? चल रहे हैं मोदी जी और अमित शाह। अरे साहब, मुझे पूरी बात तो नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आपके साथ दुर्भाग्य यह है कि आप प्रश्न करते हैं, मैं प्रश्न करता ही नहीं, मैं प्रश्न करता ही नहीं हूं। पहले आप समझ लीजिए, मैं प्रश्न नहीं, आप जवाब, मैंने प्रश्न किया हो तब तो जवाब दोगे। धर्मेंद्र जी, समय की थोड़ी कमी है। जिन कॉलेजों में पढ़े वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाए। AIM, एम्स किसने बनाए? कांग्रेस ने। रेलवे। धर्मेंद्र जी, समय की थोड़ी कमी है, थोड़ा शांत रहे। काम किया उनको, जो कांग्रेस ने बनाया, आज आप उन्हीं को तो बेच रहे हैं साहब। आपके उन प्रश्नों का भी जवाब देके अपनी बात को खत्म करूंगा। यदि एक एम्स बनाया था तो मैं सैल्यूट करता हूं जवाहरलाल नेहरू। फिर एक मिनट, फिर आप सुनते नहीं हैं। एक ही एम्स बना, एक ही एम्स 2001 तक देश में एक एम्स था। मैं सैल्यूट करता हूं जवाहरलाल नेहरू को। एक मिनट,
सामर्थ्य का खेल है। मैं सैल्यूट करता हूं जवाहरलाल नेहरू को, परंतु क्या 23 एम्स वाले बनाने वाले नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करेंगे? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर आप बीच में बोले, फिर बीच में बोले। ब्रज गोपाल जी एक मिनट, मेरा अगला सवाल सुन लीजिए। मेरा मर्यादा नहीं। एक मिनट, बात यहीं समाप्त करते हैं। मेरा अगला सवाल है कि भाजपा को अनुशासित पार्टी माना जाता है, इस चुनाव में ये अनुशासन पूरी तरह तार-तार होता नजर आ रहा है, तो क्या माना जाए? भाजपा कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, अनुशासन पार्टी का है, व्यक्ति का नहीं। पहले इस बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा कि अनुशासन हमारी पार्टी के सिद्धांत और आचरण का पार्ट है। अनुशासन किन्हीं व्यक्तियों का खराब हो सकता है और जिन व्यक्तियों का अनुशासन खराब होता है उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, ये बिल्कुल सत्य है। परंतु मैंने अब भी आपसे कहा ना कि जब कांग्रेस के सबसे बड़े दो नेता आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो, मीडिया के सामने सबके बीच, परंतु इन अनुशासनहीनता पर क्या कार्रवाई करने की क्षमता कांग्रेस की है? नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी में किसी ने भी किया है उसको उसका उत्तर मिला है, परंतु इनके उत्तर रोकना आवश्यक है। और वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद, धर्म और संप्रदायों को आपस में लड़ाना, ये कांग्रेस पार्टी के पुराने संस्कार हैं, ये उनमें हमेशा रहेंगे। और हम एक बात मानते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे। कांग्रेस ने भाजपा पर यह बड़ा उपकार किया है कि इस चुनाव में भी कांग्रेस में गुटबाजी सामने दिख रही है, क्या कहेंगे आप? आप बताइए, अगर इनको नजर का दोष है तो मैं क्या करूं? ये तो कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है साहब, कि हमारे बड़े नेता, शीर्ष नेता मंच पर बैठकर भी अपने मतभेदों की खुली चर्चा करते हैं। हम भाजपाइयों की तरह बंद कमरों में, महलों में बैठकर षड्यंत्र नहीं करते। कितने मुख्यमंत्री बनेंगे साहब? गोपाल भार्गव कह रहे हैं मैं भी मुख्यमंत्री, प्रहलाद पटेल कह रहे हैं मैं भी मुख्यमंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं मैं भी मुख्यमंत्री, सिंधिया जी कह रहे हैं मैं भी मुख्यमंत्री, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं मैं भी मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह कह रहे हैं मैं तो मुख्यमंत्री हूं, पर उनको कोई अब मुख्यमंत्री मान ही नहीं रहा। ये तो फजियत शिवराज सिंह जी की कर दी कि उनको चौथी लिस्ट में जाकर विधायक का टिकट मिला है। ये भाजपा की गुटबाजी है साहब। कांग्रेस में जितने भी गुटबाजी करने वाले लोग थे, वो गुटबाजी का दीमक तो भाजपा में चला गया। अब कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, केवल एक ही गुट है, वो है कांग्रेस पार्टी का गुट। और कांग्रेस के झंडे के नीचे कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता प्राणपण से जनता की सेवा के लिए लगा हुआ। तो ये थे हमारे बीच कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता, जिसमें तीखी बहस को देखने को मिली, तीखी जंग भी छिड़ी। देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश, दुनिया और राज्यों की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।